अब अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ सही है, इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो लोग क्रोनिक अल्कोहलिज़्म करते हैं, सही है? उन लोगों में क्या होता है कि 60% जो होते हैं वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ेज़ उनमें डेवलप हो जाते हैं। 40 टू 50% लोग का डेथ हो जाते हैं, वो भी किस वजह से? क्योंकि उनके लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो फैटी लिवर डिजीज़ होती है, जो लोग इथेनॉल पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनमें वही सेम स्टेप्स होते हैं, सही है? हेपेटिक स्टेनोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या इसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं, सिरोसिस एंड फिब्रोसिस। फिर क्या कहते हैं कि क्रोनिक अल्कोहलिक में ये परसेंटेज कितना है? तो स्टेटोसिस जो होते हैं वो 90 टू 100% है, हेपेटाइटिस जो है वो 10 टू 35% है और सिरोसिस में 8 टू 20% लोग चले जाते हैं। अब ये जो तीनों की तीनों स्टेप्स है, या तो ये एक साथ भी हो सकता है या सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, सही है? इस तरह नहीं कि पहले स्टेटोसिस होगा, हेपेटाइटिस होगा, फिर सिरोसिस होगा। ये तीनों एक साथ भी स्टार्ट हो जाते हैं लिवर में और सीक्वेंस में भी स्टार्ट हो सकते हैं, सही है? फिर जो अल्कोहलिक सिरोसिस होते हैं, इसमें चांस होता है कि 10 टू 20% ये क्या काज़ करे? हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा काज़ करे और बस आपका काम फिर खत्म। फिर पैथोजेनेसिस पर आ जाते हैं, तो पे पे सबसे पहले कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लेते हैं, अल्कोहल के इंजेक्शन करते हैं 80 ग्राम्स पर डे, सही है? फिर नहीं लेते, बस बहुत सारे दिन इसमें वो कर देते हैं, गैप लाते हैं, क्रोनिक नहीं हो जाती। तो उन लोगों में ये माइल्ड हेपेटिक लिवर चेंजेस लाते हैं, सही है? जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, यानी कि स्टेटोसिस तक। लेकिन जो लोग क्रोनिकली लेते हैं, चाहे वो 40 टू 80 ग्राम हो, सही है? पर डे हो, उसमें सीरियस डैमेज करते हैं। मतलब ये कि हर शाम को बस ये माहौल बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है, सीरियस लिवर इंजरीज़ हो सकती है, सही है? अगर हम फीमेल में देखें तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसके 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इनका स्टमक डाइजेशन जो होता है वो मेटाबॉलिज़्म कम होती है। ज़ाहिर बात है, इथेनॉल की जो एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह होती है वो स्टमक में होती है। दूसरी, इनका बॉडी कंपोज़िशन जो होती है वो थोड़ी फ्रेजाइल होती है, सही है? अल्कोहल के लिए इन दोनों की वज़ह से जो फीमेल्स होती हैं उनमें सीवियर डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क ज़्यादा होते हैं कि उनको फैटी लिवर चेंजेस का सामना करना पड़े और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो बिंग ड्रिंकिंग या ड्रिंकर है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल एक साथ लेते हैं, सही है? क्रोनिकली नहीं। उनमें जो ये प्रोसेस होता है ये लो होता है, इंस्टेडी होता है। अननोन रीज़न की वजह से, सही है? कि क्यों कम है? वो ज़्यादा भी पी रही है लेकिन क्रोनिकली नहीं पी रही, तो इसी वजह से उनमें जो फैटी लिवर के चांसेस है वो थोड़े कम होते हैं, सही है? चांसेस नहीं बल्कि स्लोली होते हैं, सही है? इसके बाद क्या कहते हैं कि हर ज़रूरी नहीं कि हर ड्रिंकिंग को ये सारे कॉम्प्लिकेशन स्टेटोसिस और स्टेटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस का सामना करना पड़े, सही है? उसकी कुछ रीज़न ये है ना कि इसके कोई स्पेसिफिक मार्कर्स नहीं है बॉडी में, ब्लड में से, ये कि कोई अल्कोहल ले लेता है और उसकी ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ या एंटीजेन्स बन जाती है, सही है? दूसरी फैक्टर है, इसमें जेनेटिकली भी ये कोई रिलेशन नहीं है इसका, सही है? तीसरा, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम कहें कि इतना अल्कोहल लेना ज़रूरी है बॉडी के लिए और कम लेना ज़रूरी है, ज़्यादा लेना ज़रूरी है, ये हम इन फैक्टर्स की वजह से नहीं बता सकते। इसके आगे पैराग्राफ में कुछ मैकेनिज़्म बताते हैं स्टेटोसिस के बारे में। सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं, वो जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम है और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम है, वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? एनएडीएच में से है, निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में से है, और ये मोस्टली अल्कोहल कौन से होते हैं? ज़ाहिर बात है इथेनॉल होंगे, सही है? अब ये जो एनएडीएच है ये क्या करता है? ये कैटाबॉलिज़्म के प्रोसेस को स्लो करता है और लिपिड सिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। यानी सिंपली मतलब ये है कि ये सारे के सारे अल्कोहल की जो कंज़म्पशन होती है, तो उसमें उसके जो कैटाबॉलिज़्म होते हैं उसको कम कर देते हैं और उससे लिपिड्स बनाना ज़्यादा कर देते हैं, सही है? दूसरा, ये जो इथेनॉल होते हैं ये क्या करते हैं? ये इम्पेयर कर देते हैं लाइपोप्रोटीन्स की असेंबली को और उनकी सिक्रेशन को। तो इन दोनों मैकेनिज़्म की वजह से हमारे साथ अल्कोहल की अक्युमुलेशन होती है, और फैटी एसिड की अक्युमुलेशन मोस्ट कॉमनली होती है। किस चीज़ की? फैट्स की। तो इससे हमें फैटी लिवर का सामना करना पड़ता है, स्टेटोसिस की और है इन चीज़ों की, से क्योंकि अल्कोहल ये चीज़ें और फैट्स हमारे बॉडी के अंदर अक्युमुलेट होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि इथेनॉल के कुछ प्रोडक्ट्स है, डेरिवेटिव्स है जो डैमेज कस करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये 2 प्रोसेसेस इंड्यूस करते हैं, एक लिपिड पर ऑक्सीडेशन और दूसरा एसिटाल्डिहाइड प्रोटीन से है। ये दोनों क्या करते हैं? ये डैमेज करते हैं साइटोस्केलेटन्स को और मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन्स है और मेम्ब्रेन्स है उनका फंक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि ये अल्कोहल जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को भी कम करता है और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी कम करते हैं, सही है? ये दोनों जो है हमारे सेल को डैमेज करते हैं, हेपेटोसाइट्स को
डैमेज करते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये इन्वॉल्व होती है इथेनॉल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन में। सबसे पहले बात वहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रेडोमिनेंट इन्फिल्ट्रेट जो है वो क्या होता है, ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो जहाँ जिस एरिया में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं तो ये न्यूट्रोफिल्स जो नेक्रोटाइज़ डेथ हेपेटोसाइट्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। दूसरा जो एथेनॉल होते हैं उसके ऊपर एक एंजाइम सिस्टम एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। ये इससे क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे उससे बनाते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिएक्ट कर देती है और डैमेज कर देती है हमारे मेम्ब्रेन्स को और मेम्ब्रेन्स के साथ साथ प्रोटीन्स को। सही है। और ये रिस्क कहाँ पर ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है सेंटीरोबाल रीजन को, क्योंकि वो एरिया जो होता है वो सबसे पहले इफेक्ट होता है। सही है। और उसके बाद ये पेरिसेलुलर एरिया और साइनोसाइडल फिब्रोसिस भी काज करता है। सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, अगर एक बंदा अल्कोहल भी पी रहा होता है और उसको हेपेटाइटिस सी वायरस भी का इन्फेक्शन भी हुआ तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और मोस्ट कॉमनली होता भी ये कि एक बंदा जब अल्कोहल पी रहा होता है उस पर मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस सी वायरस अटैक कर देता है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो थे वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म सॉरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो क्रोनिकली अल्कोहल लेते हैं उनमें सिरोसिस डेवलप होता है। सही है। फिर ये आगे रॉबिन्स कह रहा है। सही है। फिर क्या कहते हैं कि जब एक बंदा कंप्लीटली इस अल्कोहल को छोड़ लेती है तो उसमें स्कार के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होता है और अगर एक स्कार बना होता है वो उसका साइज भी कम हो सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या बना होता है, माइक्रो नोड्यूलर लिवर बना होता है। सही है। माइक्रो नोड्यूलर लिवर जिसमें स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स पड़े रहते हैं यानी कि सिरोसिस हुआ होता है। सही है। जब पेरेन्काइमा में रीजनरेशन की एबिलिटी होती है तो इसको कन्वर्ट करते हैं मैक्रोसेरोटिक लिवर में, यानी कि नोडुलर का साइज जो होता है वो और भी बढ़ जाता है। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या कहते हैं, सही है कि जो अल्कोहल की वजह से स्टेटोसिस होते हैं या तो ये हार्मलेस होगा या ये क्या काज करेगा, हेपेटोमेगेली। अगर ये हेपेटोमेगेली काज करते हैं तो वहाँ पर हमें सीरम बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन भी हाई मिलेगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेस का कंसंट्रेशन भी हाई मिलेगा। इन दोनों एंजाइम के इंक्रीज होने का वजह एक ही हो सकता है, वो है लिवर का डैमेज। फिर क्या कहते हैं, अगर हम एक बंदे को स्टेटोसिस है तो अगर हम वो अल्कोहल छोड़े और हेल्थी फूड खाए तो वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन 10 से लेकर 20 साल तक हेवी ड्रिंकिंग करना लिवर सिरोसिस काज कर सकता है और वीक्स टू मंथ्स यूज करना ये लिवर हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात हम करें, ये माइल्ड से लेकर सेवियर तक होते हैं। अब इसमें जनरल साइन सिम्पटम्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ज़ाहिर बात है जब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा डाइट अच्छा नहीं लगेगा, वेट लॉस होगा। इसके अलावा मलेज़ होगा यानी कि लो एनर्जी होगा, उसको फ़ीवर होगा, हेपेटोमेगाली होगी एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी। सही है। इसके अलावा अगर हम लैब के फाइंडिंग को देखें तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, ज़ाहिर बात है लिवर डैमेज है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस होगी यानी कि न्यूट्रोफिल्स के बहुत सारे इन्फिल्ट्रेट्स आएँगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेस अगेन हमारे साथ हाई होगा। लेकिन इसके अलावा 2 और चीज़ें सीरम एलेनिन एंड एस्पार्टेट ये दोनों चीज़ें भी हाई होंगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि फिर भी ये 500 यूनिट पर एमएल से कम होगा। सही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि 10 टू 20% रिस्क होता है कि उस बंदे का डेथ हो जाए एंड 1/3% लोगों को क्या होता है, सिरोसिस होता है। सही है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो इथेनॉल होता है, अल्कोहल होता है, ये क्या है, मेजर सोर्स है किस चीज़ की, कैलोरीज़ की। इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो उस बंदे को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, जिसकी वजह से वो डाइट नहीं करता, प्रॉपर डाइट नहीं लेता और उसी वजह से उसको मालन्यूट्रिशन हो जाती है, खासकर विटामिन्स की डिफिशियंसी, विटामिन बी 12 एंड थायमिन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब उस बंदे को डाइजेस्टिव सिस्टम के माल फंक्शनिंग भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लिवर क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और डैमेज भी किस, क्रोनिकली करते हैं। सही है। क्रोनिकली डैमेज करते हैं किस चीज़ को, गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को, पैनक्रियाटिक म्यूकोज़ा को और इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा को, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। सही है। अगर ये एंड स्टेज अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ तक पहुँच जाए फिर क्या होगा, उस बंदे को हेपेटिक फेल्योर होगा। ज़ाहिर बात है बहुत ही खतरनाक हेपेटोरेनल फेल्योर होगा, यानी कि हेपेटिक फेल्योर के साथ-साथ सिरोसिस के साथ उसकी रेनल फेल्योर भी हो जाए। सही है। मासिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैमेज होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा, पैनक्रियाटिक म्यूकोज़ा एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा को डैमेज हो जाते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, उसको बार-बार उसको इन्फेक्शन होगा और इसके साथ-साथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की भी चांसेस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
अब यहाँ पर ये डायग्राम इन्होंने बताया हुआ है, इसको मैं बताता हूँ कि एक बंदे का नॉर्मल लिवर है, उसने क्या शुरू किया, एब्स्टिनेंस यानी कि अल्कोहल लेना शुरू किया, तो उसके लिवर को क्या होगा, स्टेटोसिस, उसमें फैटी चेंजेस आएगी, फिर न्यूक्लियर फिब्रोसिस आ जाएगी, सही है। लेकिन अगर ये अल्कोहल वगैरह छोड़े तो ये वापस भी नॉर्मल में चले जाते हैं। अगर ये कंटिन्यू रखता है इस अल्कोहल को तो ये सिरोसिस में चला जाता है, वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाती है, हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स यानी नोड्यूलर स्ट्रक्चर इख्तियार करता है, सिरोसिस में चला गया, सही है। क्योंकि सिरोसिस किसे कहता था, फाइब्रोसिस प्लस नोड्यूल्स, सही है। फिर दूसरी तरफ अगर ये सेवियर एक्सपोजर करता है तो ये डायरेक्टली हेपेटाइटिस काज करेगा, जिसमें लिवर नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, मुलर बॉडीज वगैरह होंगे। अगर ये कंटिन्यू रखता है तो ये अगेन सिरोसिस में आ जाएगा, सही है। यहाँ से फिर वापस जाना मुश्किल है, लेकिन हेपेटाइटिस से और वो दूसरी चीज़ क्या थी, स्टेटोसिस से ये वापस चला जा सकता है छोड़ने पर, सही है। अब इसके अलावा जो स्टेटोसिस है ये डायरेक्टली जो है ना, ये हेपेटाइटिस में भी आ सकता है, ये इस तरह बात नहीं है। एक तो ये डायरेक्टली सिरोसिस काज कर सकता है, एक इस तरह भी हो सकता है कि ये हेपेटाइटिस काज करे और फिर सिरोसिस काज करे, सही है। स्टेप इस तरह होते हैं, और इस तरह भी हो सकता है कि ये तीनों की तीनों स्टेप्स जो है एक साथ भी हो जाए, वहां पर हमने पढ़ा है। अब छोटी सी समरी है अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में। सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है इसमें 3 तरह के कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे एक हेपेटिक स्टेनोसिस, हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस, सही है। ये जो एक साथ भी हो सकते हैं सिमल्टेनियसली और सीक्वेंस में भी हो सकते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जो सिरोसिस होते हैं वो कब डेवलप होते हैं, 10 ईयर्स ऑफ हेवी ड्रिंकिंग, सही है। जब एक बंदा इस तरह क्रोनिकली ले लेते हैं उसमें हो सकता है, सही है। लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिक चिकन अगर वो जो होती है वो सिरोसिस डेवलप कर सकते हैं, इसी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम सिरोसिस। और इसी तरह जो वायरल हेपेटाइटिस होता है इसके साथ भी इनकी सिमिलरिटीज होती है मॉर्फोलॉजिकली, सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो मल्टीपल पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स है अल्कोहल के, उसमें क्या क्या होता है, इसमें लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, लाइपोप्रोटीन्स की असेंबली एंड सिक्रेशन एक डिस्टर्ब होता है, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन खराब हो जाती है। इसके अलावा सेल इंजरी यानी कि हमारे जो हेपेटोसाइट्स है उसको इंजरी हो जाती है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर एनएडीएच को इशारा है, सही है। एनएडीएच को एसिटिल्डिहाइड वगैरह भी डैमेज करती है। तो ये शॉर्ट सी समरी थी अल्कोहलिक लिवर डिजीज की। इसके बाद आ जाते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज। इसके बाद आ जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यहाँ पर फैटी में भूल गए, यहाँ पर फैटी भी है, फैटी लिवर डिजीज। एक तो जब हमने पढ़ा कि अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर डिजीज हो गया तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया। अब किसी और काज से, अल्कोहल के बगैर किसी और काज की वजह से जब फैटी लिवर डिजीज हो जाती है तो उसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहेंगे, सही है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो था वो ड्रिंकर्स में था, ये किन लोगों में होगा, ये नॉन ड्रिंकर्स में होगा, सही है। प्रोम इसमें सेम टू सेम उसी तरह स्टेटोसिस होता है, स्टेटोहेपेटाइटिस होता है, सिरोसिस होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, सही है। होता है लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बहुत कम प्रोमिनेंट होता है। अब नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जो होता है वो भी क्या काज करता है, लिवर के डैमेज को काज करता है। क्लिनिकली अगर हम देख लेते हैं तो उसमें भी लिवर के डैमेज हो जाता है। तो जब लिवर की डैमेज होती है तो वहाँ पर हमारे साथ क्या राइज कर जाता है, ट्रांस अमाइनेज सीरम लेवल, सही है। इसके अलावा यहाँ पर दो और बातें हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाते हैं इंसान, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ रिलेटेड है, एंड टाइप 2 डायबिटीज के साथ रिलेटेड है। और जाहिर बात है डायबिटीज है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी इंसान होता है, सही है। इसके अलावा इस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का एसोसिएशन किन किन डिजीज के साथ ये एक साथ हो जाता है या किन डिजीज की वजह से ये होता है वो यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि टाइप 2 डायबिटीज यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी बंदे के टाइप 2 डायबिटीज है तो उसको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि किसी बंदे का जो वेट है वो उसके हाइट के लिहाज से बहुत ज्यादा है। अगर हम एशियन में देख लेते हैं तो अगर 30 केजी से ज्यादा हो पर मीटर, सही है। अगर व्हाइट लोगों में हम देखें तो उनमें 25 केजी से जब ज्यादा होता है पर मीटर, तो पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिहाज से, तो उनमें ये जो होता है सेंट्रल ओबेसिटी होता है और उसकी वजह से भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो सकते हैं। इसके अलावा डिसलिपिडीमिया की वजह से, यानी कि लिपिड्स का जो लेवल होता है वो एबनॉर्मल है, जिस तरह हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है, या उनमें जो होते हैं एचडीएल का लेवल कम हो, एलडीएल का लेवल ज्यादा हो, इन लोगों में हो सकता है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में की वजह से ये होता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसके बाद पैथोजेनेसिस आ जाते हैं। तो सबसे पहले यही बात कहते हैं कि की इनिशिएटिंग फैक्टर, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये शुरू हो जाते हैं वो ओबेसिटी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि लिवर की डैमेज की वजह से और एडिपोज टिश्यू में से जाहिर बात है क्या हो जाती है, फैटी एसिड्स होते हैं। तो अगर उन फैटी एसिड का रिलीज होना या अकोमुलेशन या सिक्रेशन में कोई इम्पेयरनेस आ जाते हैं तो वहाँ पर भी
क्या हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। तो ये की इनिशिएटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज। जब ये एडिपोज टिश्यू से रिलीज कर देते हैं तो ये फैटी एसिड चली जाती है लिवर में, और लिवर में ये हेपेटोसाइट्स अपने अंदर ले लेते हैं, और इसी के साथ साथ ये हेपेटोसाइट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये फैटी एसिड का सिंथेसिस और ज़्यादा कर देते हैं। और ज़ाहिर बात है जब इनटेक भी ज़्यादा करेगा और प्रोड्यूस भी ज़्यादा करेगा तो दोनों मैकेनिज्म से जो फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो इसके अंदर अकोमुलेट शुरू कर देता है, और इसी तरह उस बंदे को फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। अब ये क्या करता है, ये अगेन ये अकोमुलेशन लिवर में इंसुलिन की रेजिस्टेंस को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है, और इस लिवर को सेंसिटाइज करता है किस चीज़ को, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के लिए। सही है। तो जब किसी बंदे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उसमें इनकी ये इस तरह चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ रिस्क ज़्यादा होता है। लिवर्स क्या करता है, ये उस बंदे को क्या क्या करते हैं, सेंसिटाइज भी करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, इसमें इंटरल्यूकिन 1 आता है, और ये भी क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन खास करते हैं हमारे लिवर के अंदर। इसके अलावा जब लिवर की मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है। ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये क्या करता है, ये लिवर को डैमेज करता है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो जब लिवर की डैमेज हो जाती है तो वहाँ पर स्टेलेट सेल्स की एक्टिवेशन होती है, और ये स्टेलेट सेल नॉर्मली जब इनएक्टिवेटेड होता है ये विटामिन ए के स्टोरेज करते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये कोलेजन की डिपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं, और इसी तरह वहाँ पर फिब्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं, और जब फिब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर सिरोसिस प्रोड्यूस डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। सही है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या कहते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है इसके अंदर भी जो सीरम अमीनो ट्रांसफेरेज है ये भी राइज कर जाता है। ज़ाहिर बात है लिवर को डैमेज होती है, फिर पेशेंट के अंदर स्टेटोसिस भी होता है, स्टीटोहेपेटाइटिस भी होता है, ये है लेकिन माइल्ड होता है यहाँ पर। या तो ये एसिम्प्टोमेटिक हो या इसमें जनरलाइज सिम्टम्स जिस तरह फटीग हो गया, मलेज हो गया, या जो राइट अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पर लिवर होते हैं उसमें डिस्कम्फर्ट होते हैं, पेन फील होता है, टेंडरनेस होता है, इसे है। इसके अलावा स्टीटोसिस जो होते हैं वो यहाँ पर रेयरली होते हैं, लेकिन जब हो जाते हैं तो स्टीटोहेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और सिरोसिस में भी चला जाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या है, एक मेजर काज है लिवर सिरोसिस की। सही है, डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम लिवर का सैंपल ले लेते हैं, बायोप्सी कर देते हैं, फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है ये कॉम्प्लिकेटेड है या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सही है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसके लिए एडवांस ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उस जिस अगर बंदा ओबीस हो उसकी ओबेसिटी कम करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, जिस तरह डाइट हो गया, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट प्रोवाइड करते हैं, कार्ब्स फ्री डाइट प्रोवाइड करते हैं, फिटनेस चेंजेस लाने के लिए जिम वगैरह। इसके अलावा ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है ऐसे है, इन दोनों की वजह से जो पीड्स है, चिल्ड्रंस है, उनमें ये बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे है एपिडेमिक प्रोपोर्शन तक पहुंच चुका है। अगर हम चिल्ड्रन में इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखें तो उसमें भी हमें दो चेंजेस मिलती है कि जो इन्फ्लेमेशन होता है और स्कारिंग होता है वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, पोर्टल और पेरीफोर्टल एरियाज में, जबकि जो एडल्ट होते हैं उसमें कहा था सेंट्रल लोबाल रीजन में था। आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट प्रेडोमिनेट करता है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट से ज़्यादा मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होता है। हमने पहले पढ़ा था कि वहाँ पर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट प्रेडोमिनेट करते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट यानी कि लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह से है। इसके अलावा जो क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस है उसके लिए भी ये एक मेन काज है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह होते हैं, कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी होती है, जो हमारा आर्टरीज वगैरह होते हैं उसमें भी डिफरेंट काजेज होती है इसकी, इसी वजह से क्रिप्टोजेनेसिस सिरोसिस कर सकता है। इसे ये कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स की वजह से और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से। अब इसके बाद एक टेबल में इसकी समरी है रोबिन्स में। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, एक तो ये आइसोलेटेड फैटी लिवर काज करते हैं जो कि मोर देन 80 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम होता है, इसमें प्रोग्रेशन के चांसेस नहीं होते, ना मोर्टेलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं एक तरफ, लेकिन लेस देन 20% में ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस काज करते हैं। सही, जो डायरेक्टली भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज कर सकते हैं, और या ये जाकर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस सिरोसिस काज कर देते हैं, और फिर उसमें कुछ में डीकम्पेंसेशन हो जाते हैं और कुछ होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा काज करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होते हैं ये थोड़े डेंजरस है। इसके बाद इसकी समरी आ जाती है टाइप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो सकती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, एंड डिसलिपिडीमिया की वजह से, एंड हाइपरटेंशन, ये 4 फैक्टर्स हमने बताए थे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है इसमें जो चेंजेस आते हैं
वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की तरह होंगी, जिस तरह स्टेटोसिस है, नॉन स्टीटोहेपेटाइटिस है या सिरोसिस है, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं ये कम प्रोमिनेंट होंगे। ये अल्कोहल की वजह से ये इंटेंस होंगे, यहाँ पर ये ज़्यादा इंटेंस नहीं होंगे, सही है। इसके अलावा वहाँ पर क्या थे, जो हेपेटोसाइट बलूनिंग थे, हाँ, मेलियोरेटिंग बॉडीज थी, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट थे, यहाँ पर भी होंगे लेकिन लेस प्रोमिनेंट होंगे, यहाँ पर सेम सेम बताया हुआ है, सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि पीडियाट्रिक ग्रुप में भी ये चीज़ चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि जो ओबेसिटी है ये भी स्प्रेड हुआ है पीडियाट्रिक एज में, चिल्ड्रन में, सही है। और वहाँ पर जो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न है वो भी थोड़े अलग है, सही है। किस तरह अलग होते थे? पोर्टल एरिया में, एंटीरियर पोर्टल एरिया में इन्फ्लेमेशन होता था। इसके अलावा न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट के बजाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता था। अल्लाह हाफ़िज़। अब ये एक टेबल है जी, सारे के सारे ड्रग्स की वजह से जो इंजरीज होती है लिवर को, और उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताई हुई है। सबसे पहले आ जाते हैं पैटर्न ऑफ इंजरी, दूसरे में मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड तीसरे में एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले कोलेस्टेटिक, सही है। इसमें तो हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस हो सकता है लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं होता, यानी कि हेपेटाइटिस नहीं होता। तो ये कौन-कौन से ड्रग्स करते हैं? कंट्रासेप्टिव्स करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स करते हैं, एंटीबायोटिक्स करते हैं और हार्ट करते हैं, सही है। हार्ट का वही मतलब हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, सही है। दूसरे नंबर पर कोलेस्टेटिक हेपेटाइटिस, यानी कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होगा, कोलेस्टेसिस भी होगा विद लोबुलर नेक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन में स्लो बाइल डक्ट डिस्ट्रक्शन, सही है। अब ये कौन करते हैं? ये एंटीबायोटिक्स भी करते हैं, पिनोथायाज़िन भी करते हैं, एंड स्टेटिन्स भी करते हैं। तीसरे नंबर पर हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस आ जाता है, सही है। तो इसमें स्पॉटी हेपेटोसाइट्स नेक्रोसिस है, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है, एक मेसिव नेक्रोसिस है, एक जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस है। तो ये तीनों की तीनों कैटेगरीज आ जाते हैं, ऐसे है। तो स्पॉटी हेपेटोसाइट नेक्रोसिस कौन करता है? मिथाइल डोपा एंड पिनेटोइन, एसेटामिनोफेन एंड हेलोथेन क्या करते हैं? मेसिव नेक्रोसिस करते हैं। आइसोनाइजेट क्या करते हैं? क्रोनिक हेपेटाइटिस काज करते हैं। फैटी लिवर डिजीज कौन काज करते हैं? लार्ज एंड स्मॉल ड्रॉपलेट फ्लेट्स जो होते हैं, ये इथेनॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मीथोट्रेक्सेट, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होते हैं वो भी कैसे करते हैं? माइक्रोवेजिकुलर स्टीटोसिस जो होते हैं, ऐसे है। डिफ्यूज स्मॉल ड्रॉपलेट फैट्स जिसको कहते हैं हम, ये वाल्फोरेट का काज करते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड एस्पिरिन काज करते हैं। इसके अलावा हार्ट थेरेपी भी इन्वॉल्व है। इसी तरह स्टीटोहेपेटाइटिस विद मेलोरेडिंग बॉडी से है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। इथेनॉल एंड अम्यूनोडरोन काज करते हैं। फिर फिब्रोसिस एंड सिरोसिस कौन काज किस तरह होता है? ये जो पेरिपोर्टल सिस्टम होते हैं एंड पेरिसेलुलर फिब्रोसिस होते हैं, वहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजिकल फाइंड्स है। और ये कौन काज करते हैं? अल्कोहल, मेथोट्रेक्सेट, एनालाप्रिल, विटामिन ए एंड अदर रेटिनॉइड्स है। फिर ग्रेनुलोमास को कौन काज करते हैं? तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन किसिनेटिक एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा, वो सल्फोनामाइड्स अम्यूडरोन इन आइसोनाइजेट काज करते हैं, एंड फेब्रिन रिंग ग्रेनुलोमा जो होते हैं वो एलोप्यूरिनोल काज करते हैं। वास्कुलर रीजन पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कि साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है? वेनो ऑक्लूजन डिजीज जो होते हैं, हमारे वेनस सिस्टम की ऑक्लूजन हो जाती है। और ओब्लिटरेशन ऑफ सेंट्रल वेन, हमारा सेंट्रल वेन डैमेज हो जाते हैं। तो ये हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी जो होता है एंड बस्टीज। इसके अलावा बटचेरी सिंड्रोम जो होता है वो कौन काज करता है? ये ओरल कंट्रासेप्टिव काज करता है। इसके अलावा फिलियोसिस है, हेपेटिस, ब्लड फिल कैविटी इज नॉट लाइन बाय एंडोथेलियल सेल्स, ये कौन काज करते हैं? ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन टेमाजेफिन। तो ये सारा का सारा जो वो है ना ड्रग्स और उसकी इंजरीज और मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स की समरी है।